बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पहले ज़रा छोटी छोटी खबर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम बड़ी खबर की तरफ जाएंगे। छोटी खबरें यह हैं कि सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात थे और वो मुकम्मल हुए। बलूचिस्तान से 3 उम्मीदवार जो हैं वो जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुए। ये खाली नशिस्तें थी, इसलिए ज़िमनी इलेक्शन थे। मेन सेनेट का इलेक्शन अभी होना है। तो बलूचिस्तान से 3 जनरल नशिस्तों के इंतखाबात के नतीजे में मीर अब्दुल कदूस फिजंजो साहब मुंतखब हो गए हैं जी। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जमीयत उलमा इस्लाम के थे अब्दुल शकूर खान, वो मुंतखब हो गए हैं। और नून लीग के मीर दोस्तिन डोमकी ये 17 वोट लेकर मुंतखब हो गए हैं। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूंकि MPAs मुंतखब नहीं हो सके थे, फॉर्म 47 वालों का वहां पे जरा ज्यादा जोर है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब नहीं हो सकी। इसी तरीके से जी कौमी असम्बली यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत से सेनेट की एक नशिस्त खाली थी, उसके लिए 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। सैयद यूसुफ गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से आए थे, वो मुंतखब हो गए हैं, 204 वोट हासिल किए। और अलियास मेहरबान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था, वो 88 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और वो कामयाब नहीं हुए। और 301 वोट मजमूई तौर पर कास्ट हुए और 9 वोट मुस्तरद हुए। ये तो है सूरत हाल सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात की। अब जरा आगे बढ़ते हैं जी। मजीद खबरें जो हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है, उसके बारे में भी आगाह करना है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के उम्मीदवार इमरान खान साहब से पहले तो मुलाकात हुई है 4 वकला की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इमरान खान साहब से 4 वकला की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कुछ फैसले किए हैं और उन फैसलों के नतीजे में एक तो कमेटी बना दी है कि जो सेनेट का इलेक्शन आ रहा है उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए कमेटी होगी। दूसरा एक और बड़ा काम किया गया है, वो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जितने भी एक कमीशन बनाया जाएगा और उस कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी के सरबराह होंगे शेर अफजल मरवत। वहां पे जितने भी झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं पिछले साल सवा साल के अंदर अंदर, जब से निगरान हुकूमत थी वहां से उस वक्त से लेके जो निगरान हुकूमत के खात्मे तक जितने भी जाली मुकदमे, झूठे मुकदमे, बेबुनियाद मुकदमे कायम किए गए, उनको खत्म किया जाएगा और जो मुकदमात इस दौरान जितने भी दर्ज उनका जायजा लिया जाएगा। शेर अफजल मरवत साहब को ये दे दी गई है जी जिम्मेदारी, कमेटी के सरबराह होंगे वो। और चूंकि उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं कि इस दौरान न सिर्फ ये कि जुल्म ज्यादती तो हुई, लोगों से पैसे बहुत लिए गए और ये पुलिस ने लिए और DPOs ने लिए और दीगर जो हुकूमती कारिंदे थे उन्होंने ब्लैकमेल करके पैसे भी हथियाए। तो वो सारे का सारा सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। उमर अयूब खान साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इमरान खान समेत 300 सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और सबको रिहा किया जाए। कोर कमेटी का इजलास मामूल के मुताबिक उन्होंने कहा होते रहते हैं और आज पहली मरतबा इजलास की सूरत में हम बैठे हैं, यानी कि ओपन इजलास हुआ है और पहले जरा छुप छुपा के होता था, इसलिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी उस अहम इजलास में मौजूद थे जी। और इलेक्शन कमीशन आज जो इजलास हुआ है तो इसलिए उसमें कुछ फैसले और भी किए गए, वो मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है जी वो मैं पहले आपके साथ जरा शेयर कर लूं। उसकी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं मुख्तलिफ TV एंकर्स के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा नहीं जाएगा। उसमें हमारे कामरान शाहिद साहब हैं, आदिल शाह जेब हैं, मुनीब फारूक हैं, शाह जेब खानजादा हैं और सलीम साफी साहब हैं। इन 5 लोगों के प्रोग्राम में कहा कि जी यहाँ पे कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं जाएगा नुमाइंदा और बाइकआउट कर रखा है, इसलिए इनके प्रोग्राम में शरीक ना हो। तो मेरा ख्याल है कि ज़ाती तौर पे मैं इस बात का हूँ कि जी आप ऐसी कोई पाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं होता और ऐसी पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, ओपन डिस्कशन करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वहाँ जाके अगर आप बात करेंगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है, लेकिन लाइव प्रोग्राम में जाएं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम में मत जाएं, क्योंकि आप जब रिकॉर्डेड प्रोग्राम में जाते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं, तो वहाँ पे फिर आपकी काट छांट हो जाती है। अगर लाइव प्रोग्राम होगा तो उसमें ज़रूर जाइएगा, किसी किस्म की पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी सियासी जमात को पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। तो ये तो है मेरा ज़ाती तौर पे मेरी राय है कि क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि अगर प्रोग्राम रिकॉर्डेड होगा तो उसमें आपकी काट छांट हो जाती है, आपकी बातें काट दी जाती हैं, लेकिन लाइव प्रोग्राम होगा तो उसमें आप अपनी बात कन्वे कर सकेंगे। दूसरी जानिब जी
मजीद जो चार वकला की हाई कोर्ट के हुक्म पर जो मुलाकात हुई थी, उसमें जी केपी के हुकूमत में कमेटी बनाएंगे जी, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि मरवत साहब होंगे और जिन लोगों से ज्यादती हुई है उनका केस का मुदावा किया जाएगा। कमेटी बताएगी। 23 मार्च को पीटीआई जलसा करने जा रही है, बहुत बड़ा जलसा करेगी जी। और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा कि मुतालबा है कि हुकूमत की जीत को जीत नहीं मानते, ये नताइज 47 की पैदावार है। साजिश के तहत हमारे उम्मीदवारों को रिकाउंटिंग में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। कानून के मुताबिक इन पर दोबारा गिनती नहीं हो सकती। अदलिया से इस्तदा है इस अमल को रोकें, इससे बदअमनी फैलेगी। अब मैं आपको इसकी जरा इसकी इस सारी चीज को हम खोल के बयान कर देते हैं। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अब अपनी असल पॉलिटिक्स में आ गई है और वो एक तरफ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से जान छुड़वाना चाह रही है और दूसरी जानिब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जान छुड़वाना चाह रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे अगर आप समझें तो कंट्रोल है निज़ाम पे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जो खड़ी है वो पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है और पीपल्स पार्टी जब चाहे मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत गिरा सकती है। ख़ास तौर पे मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो सकती है, काबीना में वो शामिल नहीं है और अब इनका प्लान ये है कि एक नंबर वन ये कि जरदारी साहब इस वक्त वो ईवान सदर पे भी कब्जा कर चुके हैं। सोने और हीरों की कान और दौलत से माला माल सूबा बलूचिस्तान वो भी हासिल कर चुके हैं। सूबा सिंध भी उनके पास है, तो 2 सूबे उनके पास हैं। मरकज ईवान सदर उनके पास है, सेनेट उनके पास चला जाएगा, डिप्टी स्पीकर उनका है, स्पीकर भी उनका है बलूचिस्तान, यानी कि पूरा सूबा ही उनके पास है। तो ये सारे जो हैं वो हथियाए जा रहे हैं जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास क्या है? नून लीग के पास पंजाब की हुकूमत है फॉर्म 47 वाली और वो किसी वक्त भी धोखा दे सकते हैं। दूसरा मुस्लिम लीग नवाज के पास है सेंटर की गवर्नमेंट, वो है मिनॉरिटी में, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नवाज के जो इंतहाई खरकार किस्म के दिमाग हैं वो अब आ गए हैं वापस अपनी असल पोजीशन पे और उनका ये प्लान है कि जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये पीपल्स पार्टी की ब्लैक मेलिंग से जान छुड़वाएं और उसके लिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उमर अयूब साहब ने बात की है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 रतन जो हैं उनको वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ ये सारा कुछ पंजाब में होना है और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, रिटर्निंग अफसर, DROs वो सारे के सारे वही हैं जो कि मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सुल्तान राजा साहब ने लगाए थे। चीफ सेक्रेटरी भी वही हैं, IG भी वही हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी तो वही है जो कि जिन्होंने ये इख्तिदार हवाले किया है धांधले के जरिए मरीम साहिबा के। तो स्टैब्लिशमेंट अपनी जगह पे मौजूद है, तो ये जब सारे हैं मौजूद तो इसलिए अब ROs और DROs ने वो रिकाउंटिंग करनी है, इलेक्शन कमीशन जो है उनको सपोर्ट करेगा। ये सब का सब काम हो रहा है और उनका मकसद ये है कि इतनी सीटें हमें मिल जाएं पाकिस्तान पीपल्स ये रिकाउंटिंग में इतनी सीटें मिल जाएं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ब्लैक मेलिंग से जान छुड़वाएं, क्योंकि ज़्यादा सीटें उनको नहीं चाहिए, सीटें उनको 20-22 ही चाहिए। उसकी वजह यह है कि 123 सीटें मुस्लिम लीग नवाज के पास ऑलरेडी मौजूद हैं मखसूस नशिस्तें हासिल करने के बाद, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई, वो भी इनके पास हैं और 123 सीटें। इसके बाद 22-24 सीटें हैं MQM की, तो ये तकरीबन इनके पास 150 के करीब इनके पास नंबर मौजूद हैं और इनको चाहिए 20 नंबर और चाहिए 20-22 नंबर और चाहिए, तो वो 20-22 नंबर ही पूरे कर लिए जाएंगे। उसके बाद इनका ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल करें और MQM को खुश करें, और क्योंकि MQM के साथ ज़रा पायदार ताल्लुकात चल सकते हैं, MQM को दूसरी जानिब से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो पीपल्स पार्टी जो है जरदारी साहब की बड़ी जमात है, उनको ज़रा कंट्रोल करना मुश्किल है और वो बड़े खिलाड़ी हैं और वो किसी वक्त भी हमें धोखा दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 एक और काम भी इनको धचका लगा हुआ है, बल्कि धचका नहीं धड़का लगा हुआ है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अगर किसी वक्त सियासी मुआहदा हो गया, जो कि इसके इम्कानात बड़े रोशन हैं मुस्तकबिल में कि इनके दरमियान अगर सियासी मुआहदा हो गया तो फिर तो सारे का सारा खेल जो है वो उचक लिया जाएगा और ये खेल मुस्लिम लीग नवाज 0 पोजीशन पे आ जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है
وہ ساری پوزیشنوں پہ سنبھال لے گی، مرکز بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، صوبہ پنجاب بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہمارے ہاتھ میں پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ گورنر پنجاب، ان کے پاس اگلا جو زرداری صاحب نے، گورنر پنجاب بھی ان کا ہوگا، گورنر خیبر پختونخوا بھی ان کا ہوگا، اور یہ سب ان کے پاس ہیں، تو پھر پنجاب میں یہ مداخلت بھی کریں گے اور سازش بھی کریں گے، اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے، اور ہماری جو ایک ایبسولیوٹ جو ایک حکومت کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جی ہم کرتے ہیں بالکل، اس میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرتے، تو وہ مداخلت بھی برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ قمرزمان کائرہ گورنر آتے ہیں یا ندیم افضل چند آتے ہیں، کوئی بھی گورنر آئے تو ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ گورنر ہاؤس جب پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا وہاں جالے جائیں گے تو بھٹو زندہ باد کا نعرہ لگے گا۔ تو یہ سارے کا سارا جو ایک نفسیاتی مسائل ہیں وہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے خاص طور پہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے جناب یہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب پہ جو پابندی ملاقاتوں پہ لگائی تھی وہ اب پتہ چل چکا ہے کہ انہوں نے کنوے کیا مسلم لیگ نواز کو کہ یہ پابندی لگائی ہے فوجی بھائیوں نے، جبکہ فوجی بھائیوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی ہمارا نام آپ استعمال نہ کریں، یہ اب آپ کا کام ہے، آپ اپنا کھیل کھیلیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ پابندی جو ہے وہ 24 گھنٹے بھی برقرار نہ رہ سکی، اور اس سے اگلے دن ہی جب القادر ٹرسٹ کیس آیا تو اس میں وکلا پہنچ گئے اور صحافی بھی پہنچ گئے، اور وہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا۔ دوسری جانب ایک اور کام ہوا، اور وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر آرڈر کر دیا، اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے آ کے ڈھیلی ڈھالی بات کی، تو وہ ملاقاتیں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں۔ پھر ایک اور کام انہوں نے کیا کہ اڈیالہ جیل میں ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ یہ جنوری فروری کا واقعہ ہے، تو یہ 1 مہینے کے بعد رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی کوئی پکڑا گیا تھا دہشت گرد اور کوئی اس طرح کا پلان تھا۔ تو یہ اب بہت سارے مسائل اندر سے چل رہے ہیں، اور ان کو ایک اور خطرہ بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان صلح ہو جائے، اور اگر یہ صلح ہو گئی تو پھر تو سارے کا سارا کام ہی بگڑ جائے گا۔ پھر نواز شریف صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ حسن نواز اور حسین نواز جو ہیں ان کی ذرا بریت ہو جائے، وہ بریت ہونے کے بعد ان کو بحفاظت وہ بھیج دیں گے لندن اور سعودی عرب، تو جب وہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر میاں صاحب اپنا حساب برابر کریں گے۔ تو یہ ایک طرح کی چومکھی لڑائیاں ابھی ہونے والی ہیں شروع۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔